हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि टाइम टेबल आ गया है, समय बहुत कम रह गया है। इसलिए आज से अगले 20 दिनों तक लगातार हम लोग चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि कुछ चैप्टर्स छोटे हैं तो उनको हम लोग एक ही वीडियो में देख लेंगे। जो चैप्टर्स बड़े हैं उनको हम लोग 2 पार्ट में कर कर देखेंगे। हम लोग इसमें देखेंगे क्या, जैसे चैप्टर 1 है वास्तविक संख्याएं, तो हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। इसके साथ ही देखिए जैसे अब चैप्टर में 4 एक्सरसाइज है, तो चारों एक्सरसाइज में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। आप लोगों को करना क्या है कि जैसे हम एक बार इन सारे क्वेश्चंस को करवा देंगे, उसके बाद आप लोगों को इन क्वेश्चंस को सिर्फ और सिर्फ अपने से कम 1 से 2 बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। देखिए जैसे एक्सरसाइज 1.1 है, तो एक्सरसाइज 1.1 के हमने 4 सवाल लिए हैं। सवाल नंबर फर्स्ट, फिर सेकंड है, थर्ड है एंड फोर्थ है। ठीक है, तो अब चारों सवाल सीरियल से शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल पढ़िए। निम्नलिखित संख्याओं का मासा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। हम लोगों को इनका मासा ज्ञात करना है और किस विधि से ज्ञात करना है, तो वो है यूक्लिड एल्गोरिथ्म। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म होता क्या है। हम लोगों को जानना क्या है, यूक्लिड एल्गोरिथ्म। यूक्लिड एल्गोरिथ्म, देखिए यूक्लिड एल्गोरिथ्म में कैसे होता है, जैसे कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए 5 ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं 12। ठीक है, तो 5 से अगर हम लोग 12 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। यहाँ पर 10 आ जाएगा, 2 बचेगा। तो देखिए यहाँ पर जो ये 2 आया है इसे हम लोग कहते हैं भागफल। यहाँ पर जो ये 12 लिखा गया है इसे कहेंगे भाज्य, और जो ये आगे लिखा गया है इसे कहेंगे भाजक। जो यहाँ पर बचा है इसे क्या कहेंगे, शेषफल। इसके लिए एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। ये क्या हो गया, ये हो गया सूत्र, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। ये सूत्र है। अब देखिए अगर इसी सूत्र में हम लोग भाज्य को क्या कर दें, ए से प्रदर्शित कर दें, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से, तो हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर। यहाँ पर जो ये आप लोगों को दिख रहा है यही क्या होता है, यही होता है यूक्लिड एल्गोरिथ्म विभाजन। ठीक है, यही हो गया प्रमेय, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। तो आप लोग इसी बेसिस पर हम लोगों को पहली सवाल करनी है। देखिए यहाँ पर जो आर है, आर क्या होता है, शेषफल। तो आर जो है वो हमेशा 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, और बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। इसको बस जानते रहिए, इसका कोई खास यूज नहीं है। ठीक है, ये बस जानने के लिए है। इसके बाद अब देखिए सवाल नंबर फर्स्ट हम लोग करते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट है 135 और 225 का हम लोगों को मासा ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, तो सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसमें बड़ा कौन सा है, 225 बड़ा है किससे, 135 से। ठीक है, तो अब जैसे 225 बड़ा है 135 से, जिस तरफ इसका मुंह खुला गया है उस वो बड़ा हो जाएगा, जिस तरफ बंद है वो क्या हो जाएगा, छोटा।
इसको कैसे करेंगे अब आगे देखिए। जैसे इसे हम लोग क्या मान लेंगे, इसे हम लोग मानेंगे ए, इसे हम लोग क्या मानेंगे बी। तो देखिए ये हम लोगों का सूत्र होता है यूक्लिड एल्गोरिथम। तो हम लोगों को सूत्र यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन से इस तरीके से लिख देंगे। इसके बाद सूत्र लिखिए, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस में आर, ये सूत्र हो गया। ए के स्थान पे कितना हम लोगों को पता है 225 बराबर बी के स्थान पे कितना है 135 गुणे, देखिए क्यू का मतलब क्या होता है भागफल, आर का मतलब शेषफल। इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, 135 से अगर हम लोग किसमें भाग देंगे 225 में, तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा 135, यहाँ पर कितना आएगा 90। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पर है ये क्या है, ये भागफल है, तो यहाँ पर भागफल कितना है 1 प्लस में शेषफल कितना आया है 90। देखिए ये प्रक्रिया हम लोग तब तक दोहराएंगे जब तक कि शेषफल कितना ना आ जाए 0। अब दूसरी बार जब करेंगे तो इसमें से हम लोग इसमें भाग देंगे 135 में, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ पर आएगा 90 बटे में 45। इस बार देखिए सेकंड बार क्या है, सेकंड बार में यहाँ पर कितना आ जाएगा 135 बराबर, देखिए जैसे पहले क्या था, पहले यहाँ पर 135 से 225 से, तो हम लोगों ने क्या किया है जो बड़ा है और जो छोटा है, छोटे में से यहाँ पर देखिए छोटे में से बड़े में क्या किए हैं भाग दिए हैं। तो एक बार गया है 135 आ गया, फिर कितना आ गया 90। तो यहाँ पर ये क्या है भाज्य, भाज्य लिखिए बराबर में ये क्या है भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल। दूसरी बार क्या करेंगे, अब 135 और 90 लेना है, 90 से 135 में क्या करें भाग, तो कितनी बार गया एक बार, शेषफल कितना है 45। तो अब जब हम लोग यहाँ पर भाजक कितना है 90, भागफल कितना है 1 प्लस में शेषफल कितना है 45, लास्ट में क्या करेंगे 45 से किस में भाग देंगे 90 में, कितनी बार जो आएगा दो बार, यहाँ कितना आ जाएगा 90। तो यहाँ पर शेषफल कितना आ गया 0। अब देखिए लास्ट बार 90 बराबर में 45 इंटू 2 प्लस में शेषफल कितना 0। देखिए ये जो लास्ट में ये 45 आया है, यही 45 क्या हो जाता है मासा, यानी कि ये जो लास्ट में यहाँ पर जो ये भाजक आया है यही क्या हो जाता है मासा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे अतः 135 और 225 का मासा 45 है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को क्या हो गई, ये पहली सवाल हो गई। अब देखिए सवाल नंबर 1 में दो सवाल है, नंबर 1 नंबर 2, इसको हम बताए हैं, इसको आप लोगों को अपने से करना है जैसे पहली वाली बताई गई है। ठीक है, अब सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जब q कोई पूर्णांक है। ठीक है, ये सवाल है, इसको करना कैसे है इस पर ध्यान देते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 करना कैसे है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसके बाद क्या करना है, सूत्र बताइए। देखिए ये क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, 0 जो है या तो आर के बराबर होगा या तो बी से छोटा, ये हो गया। इसके बाद देखिए
हम लोगों को यहाँ पर दिया गया है जो विषम पूर्णांक है वो 6q+1 या 6q+3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर हम लोग मान लेंगे b बराबर में 6। जब b बराबर 6 मान लेंगे तो a बराबर में कितना हो जाएगा, 6q प्लस में r, ये हो गया। देखिए यहाँ से जैसे हम लोगों को पता है कि जो r का मान है, r का मान हमेशा b से क्या होगा, छोटा रहेगा, और 0 से क्या होता है, बराबर या तो बड़ा। तो इसका मतलब r का मान यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3 और 4 और लास्ट में 5, ठीक है। अब हम लोगों को इसमें बारी बारी से r का मान रखना है और देखना है कि वो सम है या विषम है। जैसे नंबर फर्स्ट, अगर हम लोग r बराबर क्या लेते हैं, 0, तो a बराबर क्या हो जाता है, 6। क्यों, देखिए जैसे 6 एक सम संख्या है, तो सम संख्या में किसी से भी गुणा करेंगे वो हमेशा सम संख्या ही होगी। यहाँ पर लिखेंगे सम है, यहाँ आगे लिख लीजिए 6q। 6q क्या है, सम है। इसके बाद r बराबर कितना लेना है, 1। a बराबर कितना हो जाएगा, 6q प्लस में r के स्थान पर कितना रखेंगे, 1। यहाँ हम लोग आगे लिखेंगे 6q+1 में क्या है, विषम है। देखिए ये विषम क्यों है, जैसे 6q सम है और अगर किसी भी सम संख्या में एक जोड़ दिया जाता है तो वो क्या हो जाएगी, विषम। जैसे 2 एक सम संख्या है, अगर 2 में एक जोड़ दिया जाता है तो वो क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये 6 लिखा है, 6q सम है, तो 6q+1 क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। इसी तरीके से r बराबर अगर 2 लेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6q प्लस में 2। देखिए जैसे एक जोड़ेंगे तो विषम हो जाएगी, तो फिर अगर जो 2 जोड़ देंगे तो फिर से वो क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी, सम है। फिर r बराबर 3 लेने पर a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस में 3। यहाँ लिखेंगे 6q प्लस में 3 क्या है, विषम है, विषम है। आगे अगर r बराबर 4 लेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6q प्लस में 4। अगर 4 जोड़ेंगे तो 6q प्लस में 4 क्या हो जाएगा, सम है। आगे r बराबर अगर 5 लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस में 5। 6q प्लस में 5, तो यहाँ पर 6q प्लस 5 क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब आगे ध्यान दीजिए, इतना हो गया ये। देखिए अब आगे हम लोगों को लिख देना है, अतः 6q+1, 6q+3, 6q+5 विषम है। ठीक है, हम लोगों को सवाल में यही बात दिखानी थी। देखिए कि विषम पूर्णांक जो होते हैं वो 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। यही हम लोगों को दर्शाना था, यही हम लोग दर्शा दिए हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये इतनी बड़ी सवाल सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है। इसको एकदम सिंपल से बस ये समझिए कि 616 और 32 का क्या ज्ञात करना है, मासा। और जो मासा ज्ञात कर लेंगे, यहाँ पर पूछा क्या है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है
जिसमें वे मार्च करते हैं। तो जो मासा आएगा वही हो जाएगी उन स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो इसका बस हम लोगों को क्या करना है, मासा ज्ञात करना है, लेकिन मासा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ज्ञात करना है। देखिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। हम लोगों को क्या करना है, 616 और 32 का क्या करना है, मासा ज्ञात करना है। तो हम लोगों को पता है पहले कैसे लिखते हैं, 616 बड़ा है किससे, 32 से, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से करना क्या है, इसे हम लोगों को सूत्र लिखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, ठीक है। देखिए अब यह 616 बड़ा है 32 से, तो हम लोगों को 32 से 616 में क्या कर देंगे, भाग। जब भाग कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, यहाँ पर 32 आएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, अगली संख्या 6 उतार लेंगे, फिर 9 बार जाएगा, 288 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 8, ठीक है। ये इसको हासिल देगा, 16 में से 8 घटेगा, 8 बचेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे इस समय ये जो है 616, ये क्या है, ये भाज्य है, बराबर में 32 क्या है, भाजक है, इंटू क्यों, भागफल कितना है 19, प्लस शेष फल कितना है 8, सॉरी 8 नहीं 8 है, ये 8 है, ठीक। अब क्या करेंगे, 8 से किस में भाग देंगे, 32 में, तो 8 चौक 32, ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल। देखिए दूसरी बार यहाँ पर भाज्य कितना है 32, बराबर में भाजक क्या है 8 गुणे में भागफल कितना है 4, प्लस शेषफल कितना है 0। तो हम लोगों को पता है जो यहाँ पर ये लास्ट वाला जो भाजक होता है यही क्या होता है, मासा, ये क्या हो जाएगा, मासा, ठीक है। अतः हम लोग लिख सकते हैं नीचे, अतः अतः अधिकतम अधिकतम 8 स्तंभों में मार्च करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सवाल पूछा है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या ज्ञात किया है कि अधिकतम 8 स्तंभों में वो क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं, ठीक है। ये सवाल नंबर 3 हो गई। अब देखिए सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 4 कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, सवाल नंबर 4 हम लोगों को देखिए कैसे करना है इसको। सबसे पहले लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, ये हम लोगों को क्या हो जाता है, ये हम लोगों का हो जाता है सूत्र। देखिए इसके बाद इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। जब इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, अब देखिए आगे करना क्या है, यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया गया है सूत्र सवाल में, 3m+3m+1। देखिए समीकरण 1 में
b बराबर 3 रखने पर, अगर हम लोग यहाँ पर 3 रख देंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस में r। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग एक चीज ध्यान दे सकते हैं। देखिए, जैसा हम लोगों को पता है कि ये जो r का मान है, r का मान हमेशा 0 से क्या होता है बराबर, और b से हमेशा कितना होता है छोटा। यहाँ पर b के स्थान पे कितना है 3, तो 3 से क्या हो जाएगा छोटा। इसका मतलब जो r है, r का देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं r का मान क्या क्या हो सकता है 0, 1 और 2। 3 से कम है, इसका मतलब r बराबर 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यदि यहाँ लिखेंगे यदि r बराबर 0, अगर r बराबर 0 ले लेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 3q। ठीक है, 3q हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ करना क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इन दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 त्रिक का 9 q स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों को क्या बन जाएगा। देखिए, अब यहाँ हम लोग क्या काम कर सकते हैं, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए 3 इंटू 3q स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3m, इसको हम लोग क्या मानेंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ पर देखिए 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर के बराबर में कितना हो गया है m ले लिए हैं। ठीक, इसको आगे सिद्ध करेंगे पता चल जाएगा कि हम लोग m किस लिए लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, यदि r बराबर 1 लेने पर a बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस में 1। इसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा 3q प्लस में 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर में, यहाँ पर सूत्र लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, सूत्र सबको पता होगा, प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर में, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस में, देखिए ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6q प्लस में ये 1 जो है इसको लास्ट में लिख दे रहे हैं। अब इसके बाद क्या करना है, a स्क्वायर बराबर में, देखिए इन दोनों में हम लोग क्या कर सकते हैं 3 कॉमन ले सकते हैं। जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 3q स्क्वायर प्लस में 2q प्लस 1। अब देखिए आगे क्या करना है, इसके बाद क्या करेंगे a स्क्वायर बराबर में 3, इतने पूरे के स्थान पे क्या ले लेंगे m प्लस में 1। यहाँ इस तरीके से लिख देंगे 3q स्क्वायर प्लस में 2q बराबर में m। ठीक है, ये हम लोगों को क्या बन जाएगा, ये हम लोगों का बन जाएगा समीकरण नंबर 3। तो इसके बाद लास्ट में क्या करना है, यदि r बराबर 2, जब r बराबर 2 लेंगे तो a बराबर के क्या हो जाएगा 3q प्लस में 2, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
करने पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 प्लस में 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर सूत्र लगाइए ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2 AB, 3 3 का 9 क्यू स्क्वायर प्लस में 3 2 3 6 6 दूनी 12 क्यू प्लस में 2 दूनी 4 ए स्क्वायर बराबर में यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 4, ए स्क्वायर प्लस में बराबर ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 4। ये क्या हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पर 3 स्क्वायर प्लस 4 बराबर m ले लिए हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए जैसे हम लोग कितने समीकरण बना चुके हैं, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4, 4 समीकरण हो गया है। अब यहाँ से अगर सवाल हम लोग देखा जाए, सवाल में क्या कहा गया है, देखिए सवाल में कहा गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम लोग 4 समीकरण बना चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए समीकरण 1, 2, 3 और 4 से ऐसे लिख देंगे। 4 से क्या लिखेंगे, पता चलता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है। सवाल एक बार ध्यान दीजिए। देखिए इसमें कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस के रूप का होता है। तो हम लोगों को यहाँ लिखा है दर्शाइए कि, तो हम लोग क्या किए हैं, दर्शा दिए हैं कि किसी भी पूर्णांक का अगर वर्ग करेंगे तो वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखना है नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.2, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है, जैसे देखिए अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, जिससे हम लोग समझेंगे अभाज्य का मतलब क्या होता है। देखिए अभाज्य का मतलब है जिसके सिर्फ 2 खंड हों। जैसे अगर हम 2 को लिखेंगे, 2 किन 2 संख्याओं से कटेगा, एक तो 1 से कटेगा और एक 2 से। अगर हम लोग 3 लिख दें, 3 किससे कटेगा, या तो 1 से या तो 3 से। 5 लिख दें, या तो 1 से कटेगा या तो 5 से। इसी तरीके जितनी भी संख्याएं हैं
वो क्या है, अभाज्य है। तो सवाल नंबर 1 हम लोगों को सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए ये हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। सवाल नंबर फर्स्ट हम लोगों ने देखा है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। इसको देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे 140 को करना है तो यहाँ पर लिखिए 140, इसका खंड करना है, 2 सत 14, 2 तिहाई 6, 2 5 10, 5 से काटेंगे, 5 सत 35, फिर 7 से काटेंगे, 7 एकन्नम 7। यहाँ लिखिए 140 के 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। बस यही हम लोगों को क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 में क्या करना है, 26 और 91 का मासा तथा लासा ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा और लासा है। सवाल नंबर 2 में सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 26 और 91 का लासा और मासा ज्ञात करना है। वो कैसे करेंगे, देखिए पहले 26 का खंड करिए, 2 से काटेंगे, 13 बार जाएगा, फिर 13 एकन्नम 13। इसी तरीके से 91 का करेंगे, पहले 7 बार जाएगा, 7 एकन्नम 7, 7 तिरक 21, फिर 13 बार जाएगा, 13 एकन्नम 13। इस तरीके से देखिए 26 का जो खंड है वो कितना हो गया है, 26 का खंड हुआ है 2 गुणे में 13। 91 का खंड क्या हो गया है, 7 गुणे में 13। हम लोगों को सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, लासा। लासा बराबर में देखिए लासा कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसको ले लेंगे, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 ले लेंगे। जो संख्या दोनों में होती है उसे क्या करते हैं, एक बार लेते हैं, ठीक है। इसके बाद गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 14 में अगर 13 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 182। इसी तरीके से मासा ज्ञात करेंगे, जो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है, जैसे 13 दोनों में है तो 13 इस संख्या का क्या हो जाएगा, मासा। ठीक है, हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, लासा, और क्या ज्ञात किया है, मासा। हम लोगों को इसमें कहा गया है एक चीज में और ज्ञात करना है, लासा मासा ज्ञात हो गया है। अब इसके बाद हम लोगों को करना है, इसमें दो संख्याओं का एक सूत्र है, देखिए ये हम लोगों को जांच करना था। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, मासा गुणे में लासा। ठीक है, इसको आप लोग एक सूत्र मानिए। हम लोगों के पास संख्याएं क्या हैं, 26 और 91 बराबर में मासा हम लोगों ने कितना ज्ञात किया है, मासा है 13 गुणे 182 क्या है, लासा है। अगर हम लोग 26 का अगर 91 में गुणा करेंगे तो आएगा 2366। 13 का अगर 182 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 2366। ये दोनों आपस में बराबर है ना, अगर ये दोनों बराबर है तो हम लोग यहाँ पर बस इतना लिख देना है, अतः 26 और, इसका मतलब और है, 26 और 91 का लासा बराबर 182, मासा बराबर कितना है, 13। बस इतना ज्ञात करना है। ये हो गई 2 सवाल। देखिए सवाल नंबर 3 में क्या करना है, 2, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा और लासा ज्ञात कीजिए। देखिए
जैसे अभी हम लोगों ने सवाल नंबर सेकंड किया है ना, 26 और 91 का क्या ज्ञात किया है, पहले खंड किया है दोनों का, इसके बाद दोनों को लाइन से लिख लिए हैं, लासा ज्ञात किए हैं, मासा ज्ञात किए हैं। लासा क्या है, जो संख्या पहले नहीं मिल रही है उसको लिखिए, उसके बाद जो मिल रही है दोनों में उसको एक बार लिख लीजिए। मासा क्या है, जो दोनों में मिल रही है। वैसे ही ये जो सवाल नंबर थर्ड है, इसमें हम लोगों को क्या करना है, देखिए इसमें सिर्फ जैसे इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा था, सवाल नंबर थर्ड में केवल यहीं तक करना है, बस केवल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा और लासा ज्ञात करना है, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए सवाल नंबर 4 क्या है। सवाल नंबर 4 है मासा, इन दोनों का दिया गया है 9 दिया गया है, लासा इनका क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए अब सवाल नंबर 4 करते हैं। मासा 306 और 657 का मासा कितना है, बराबर 9 है। लासा क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। हम लोगों को सूत्र पता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में मासा गुणे में लासा। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 306 गुणे में 657 बराबर मासा कितना है 9 गुणे कितना है लासा। इसको पूरे इस तरफ ले आइए, लासा बराबर में 306 गुणे 657, लासा बराबर 306 गुणे 57 बटे में 9, 9 से काटेंगे, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, लासा बराबर कितना आ गया 34 गुणे में 657, लासा बराबर कितना हो जाएगा। देखिए अगर इन दोनों का अगर हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 22,338। ये हम लोगों का क्या हो गया लासा, यही हम लोगों को क्या है आंसर, यही हम लोगों को ज्ञात करना था। देखिए इसका मतलब आंसर है, इसको और कुछ नहीं है। देखिए सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और इतने पूरे भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसके दो से अधिक खंड हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सवाल नंबर 5 ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 5 कैसे करनी है, जैसे दिया गया है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13। देखिए इसका अगर गुणा करेंगे तो ये होता है 1001 प्लस में 13, तो ये हो जाएगा 1014। देखिए अगर आप लोग 1014 का खंड करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे में 3 गुणे में 13 गुणे 13। देखिए इसके जो खंड हैं वो खंड कितने हो गए हैं, 1 2 3 4, आगे क्या रहेगा, एक भी रहेगा, यानी कि 5 खंड हो गए हैं। इसके बाद अब जैसे एक और संख्या दी गई है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 3 2 और 1 प्लस में 5। इसका जब हम लोग सभी का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5040 प्लस में 5। इसको क्या कर देंगे 5045, ये हो गया 5045। इसका अगर आप लोग खंड करेंगे तो इसका खंड होगा 1 गुणे में 5 गुणे में 1009। देखिए 1 2 3 खंड इसके भी हो गए हैं, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि इन दोनों के
2 से अधिक खंड हैं, इसलिए ये भाज्य संख्या है। इतनी बात समझ में आई? ठीक। अब देखिए, अब आते हैं एक्सरसाइज 1.3 पर। एक्सरसाइज 1.3 में क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग कैसे करेंगे? एक्सरसाइज 1.3। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे कि अपरिमेय किसे कहते हैं और परिमेय किसे कहते हैं। ठीक है, परिमेय, देखिए, जिसे अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। जिसे अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे लिख दिया 3.13। ठीक है, ये दशमलव में है, इसे हम लोग अंश बटे हर के रूप में कैसे लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर ये दशमलव लगा है। अगर 3 अगर यहाँ दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितना जीरो है? 2। ये 313 बटे में कितना हो जाएगा? 100। ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? अंश। नीचे वाला क्या हो जाएगा? हर। तो इस तरीके से ये जो संख्या है ये क्या हो जाएगी? ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर 3.13 के ऊपर क्या लगा दिया जाए? ये बार लगा दिया जाए। देखिए ये जो ऊपर लगा है इसे कहेंगे बार। जब बार लग जाता है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, अगर हमें इसका दशमलव हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे 3। देखिए इसको कई तरीके से लिखा जा सकता है। इसका पहले एक सिंपल हम लोग देखिए इसको 2 भाग में कैसे बांट सकते हैं। इसको पहले लिखेंगे 3 प्लस में 0.13 के ऊपर बार। ठीक है, इसके बाद जैसे ये लिखा है 3 प्लस में, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? पहले आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर बार लग गया है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। अभी बस इतना जानिए, बस बाकी इसको विस्तृत आगे के एक्सरसाइज में है। ठीक है, तब देखेंगे। बस इतना जानेंगे कि अगर किसी के ऊपर बार लग गया है तो वो क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या बस। और अगर किसी को इस तरीके से लिख दिया 3.135 से 3 दशमलव मतलब पॉइंट कहाँ तक? पूरा इनफाइनाइट तक। तो देखिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, 3.13 है, इसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे क्योंकि इसे अंश अपान हर के रूप में लिख सकते हैं। इसे भी हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्यों कहेंगे ये आगे बता रहे हैं आप लोगों को। ये देखिए ये इनफाइनाइट तक जाएगा तो ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोगों को सवाल नंबर फर्स्ट करना है। सवाल नंबर फर्स्ट करनी किस प्रकार से है ये ध्यान दीजिए। देखिए सवाल नंबर फर्स्ट में कहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। देखिए जब उसको हम लोगों को सिद्ध करना है कि वो अपरिमेय संख्या है तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये मान लिए हैं। अब जब वो परिमेय संख्या है तो जो भी संख्या परिमेय होती है उसको हम लोग p बराबर q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, p बराबर q से हम लोगों का मतलब है कि अंश बटे हर से लिख सकते हैं। p क्या है? अंश है। q क्या है? हर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो p और q है ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब है कि इन दोनों का कोई उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है,
अब इसके आगे हम लोग क्या कह सकते हैं, जैसे इन दोनों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर √5 का हम लोग वर्ग करेंगे, ये हो जाएगा बराबर में p² अपान में q²। रूट से वर्ग क्या हो जाता है, कैंसिल। ये 5 बराबर क्या हो जाएगा, p² अपान में q²। इतना हो गया। अब देखिए इसको आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यों का हम लोग इसमें गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 5q² बराबर में p²। p को इस तरफ लेके आइए, p² बराबर में 5q², ये हो गया। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 1। ठीक है, देखिए अब जैसे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5p² को विभाजित करता है। विभाजित करता है 5 अगर p² को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा। विभाजित करेगा। अब इसके आगे हम लोग अब क्या मानेंगे, माना p बराबर 5, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा p² बराबर में ये हो जाएगा 25m²। यहाँ हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में p² का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है p² बराबर 5q²। p² के स्थान पे क्या लिख देना है, 25m² बराबर में 5q²। 5 का नम 5, 5 पंजे 25, ये हो जाएगा 5m² q²। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 5q² को विभाजित करता है। विभाजित करता है 5q को भी विभाजित करेगा। अगर 5q² को विभाजित करता है तो 5q को भी विभाजित करेगा। कैसे विभाजित करेगा, देखिए जैसे ये 5m² है, अगर 5 इसके नीचे जाएगा, q² के नीचे हो जाएगा, तो इसका मतलब कि 5q² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। करेगा। अब इसके आगे क्या करना है, देखिए अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, देखिए ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3, और यहाँ पर ये जो हम लोग एक लाइन लिखे हैं ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 और समीकरण 3 से 5p और q को विभाजित करता है। विभाजित करता है। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है, जैसे समीकरण 2 में लिखा गया है कि 5p को विभाजित करता है, समीकरण 3 में लिखा गया है 5q को विभाजित करता है, अतः 5p और q को क्या करता है, विभाजित करता है। अगर मत लिखिए 5q और p और q को विभाजित करता है, इसलिए 5p और q का उभयनिष्ठ है। देखिए उभयनिष्ठ को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन। 5p और q को अगर विभाजित करता है तो 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा कॉमन। अतः
अतः हमारी मान्यता गलत है। मान्यता गलत है। हमारी मान्यता गलत है का मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पर जैसे हम लोगों ने माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो ये P अपान Q हो गया। जो ये P अपान Q है, P अपान Q क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। और सहअभाज्य संख्याओं का यहाँ लिख दीजिए ऐसे छोटा सा, P और Q सहअभाज्य है। अब देखिए, ये जो सहअभाज्य होते हैं, सहअभाज्य का कोई उभयनिष्ठ नहीं होता। कोई उभयनिष्ठ नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए, अगर P अपान Q का कोई उभयनिष्ठ हो गया तो इसका मतलब जो हम लोगों ने इसको बराबर में माना है, ये क्या हो गया? गलत हो गया। इसका मतलब हमारी जो मान्यता है वो क्या है? अतः हमारी मान्यता गलत है। इसका मान्यता गलत है तो इस नीचे लिख देंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हम लोगों को क्या करना था? सिद्ध। हम लोग ऐसे सवालों में क्या करते हैं, पहले जिससे सिद्ध करना है उसका उल्टा मान लेते हैं। जिससे इसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो क्या मान लिया है? परिमेय। लास्ट में अपने ही उदाहरणों को क्या कर देते हैं? गलत साबित कर देते हैं। तो वही क्या हो जाता है? सिद्ध हो जाता है। देखिए, ये एक्सरसाइज 1.3 का सवाल नंबर 2 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। इसमें क्या करेंगे हम लोग? देखिए, इसमें बस ध्यान दीजिए, सवाल नंबर सेकंड जो है, सवाल नंबर सेकंड बहुत ही सिंपल है। दिया है 3 + 2√5। हम लोग पहले लिखेंगे माना 3 + 2√5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब क्या है कि 3 + 2√5 जो है इसके बराबर में क्या हो जाएगा? P अपान में Q। 3 को उस तरफ ले जाइए, 2√5 बराबर में P अपान Q माइनस में 3, √5 बराबर में 2Q माइनस में 3 अपान 2। 2 का नीचे दोनों में गुणा हो जाएगा। देखिए, हम लोगों को पता है, चूंकि ये चूंकि का सिंबल है, चूंकि P और Q पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं, इसलिए P अपान 2Q माइनस 3 अपान 2 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। देखिए, अगर ये परिमेय संख्या पूरा है तो इसके बराबर में जो है वो भी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। अतः √5 भी परिमेय संख्या होगी। होगी होगी जो कि गलत है। देखिए, जो कि क्या है? गलत है, क्योंकि जो √5 होती गलत है, क्योंकि √5 अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या होती है। अतः 3 + 2√5 भी अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं लास्ट एक्सरसाइज 1.4 है।
लास्ट एक्सरसाइज है 1.4। ठीक है, करना क्या है, लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। देखिए, अब इसके लिए हम लोग कुछ थोड़ी एक बात जानना पड़ेगा। जैसे 1.4 है, जो दशमलव नहीं होता है, दशमलव या तो शांत होगा या तो अशांत होगा। ठीक है, अशांत का मतलब क्या है, जैसे हम लिख दें 5.12, दशमलव के बाद अगर संख्या फिक्स है तो वो शांत दशमलव हो जाएगी। जैसे अशांत है, अशांत में दो कैटेगरी होती है, पहला होता है अशांत आवर्ती, दूसरा अशांत अनावर्ती। देखिए, इसको अगर ये न समझ में आए फिर से लिख लीजिए, अशांत आवर्ती अशांत अनावर्ती अनावर्ती। देखिए, अशांत आवर्ती का क्या मतलब है, जैसे अगर हम लिख दें 5.12 के ऊपर बार लगा दें। ठीक है, अब अगर इसको बार लगा देंगे तो यह क्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती। इसी तरीके से अगर हम लिख दें 5.123568912 डैश 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। देखिए, इसके बाद दशमलव कहाँ तक जाएगा कुछ नहीं पता है, कितने अंक जाएंगे, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती। अब इसी पे हम लोगों को क्या करना है, सवाल करना है। यहाँ पर कुछ सूत्र ध्यान दीजिए। देखिए, किसी भी संख्या को शांत दशमलव तब माना जाएगा जब इसका जो खंड है, जो गुणनखंड नहीं, हम लोग आगे खंड निकाले हैं, अभी जो खंड निकाले हैं एलसीएम के लिए निकालते हैं ना, तो अगर खंड जो है अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होगा तो वो दशमलव क्या होगा, शांत। ठीक है, अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती। अगर जैसे जैसे अगर हो जाए 2 की पावर m इंटू 3 की पावर n, या अदर कोई भी संख्या आ जाए, या और 5 की पावर m इंटू 3 की पावर n, या कोई भी संख्या आ जाए, यानी कि 2 या 5 में से अगर एक संख्या उसमें है तो वो क्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती। अब सवाल करते हैं तो वो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर फर्स्ट है। ठीक है, देखिए, ये सवाल नंबर फर्स्ट है, 13/3125। ठीक है, इसको हम लोगों को बताना है कि ये शांत आवर्ती है या नहीं है। देखिए, इसको हम लोगों को सबसे पहले करना क्या है, इसमें हम लोग सबसे पहले ये जो हर नहीं है, हर का क्या करते हैं, खंड करते हैं। जब हर का हम लोग खंड करेंगे तो हर के खंड में हम लोगों को मिलता क्या है, हर के खंड में हम लोगों को मिलेगा कि, देखिए, पहले कितने से काटेंगे, 5 से, तो कितनी बार जाएगा, 5 छंग 30, ये हासिल देगा, 5 दूनी 10 25। फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, ये हासिल देगा, 2 बार जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10 25 हो जाएगा, ये 5 25, 5 5 25, 5 करना 5। तो ये देखिए, ये जो 3125 है, 3125 का जो खंड है वो क्या है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि 5 की घात कितनी हो गई, 5। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे यहाँ हम लोग लिखेंगे, चूंकि हर 3125 के गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, कोष्टक में देखिए यहाँ पर
5 की पावर 5 लिखा है ना, तो यहाँ पर 2 की पावर 0 हम लोग अपने से लगा लेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 5 के रूप में है अतः 13/3125 का दशमलव शांत है। ठीक है, हम लोगों को यही देख ज्ञात करना था। देखिए, अगर जैसे यहाँ पर 5 की पावर 5 आ गई है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, 2 की पावर 0 ऐड कर लिया है। ठीक है, इसके बाद अगर आप लोग जैसे ये सवाल नंबर सेकंड लगाएंगे 17/8, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या आ जाएगा, यहाँ पर जैसे 5 को 5 पावर आया है, तो सेकंड नंबर सवाल में क्या आ जाएगा, 2 की पावर आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 की पावर 3। तो जैसे यहाँ पर 2 की पावर 0 माने हैं, तो उसमें क्या करेंगे, 5 की पावर 0 अपने से मान लेंगे। अब जब सवाल नंबर तीसरी आप लोग अपने से करेंगे, सवाल नंबर थर्ड 455 का जब आप खंड निकालेंगे, तो सवाल नंबर तीसरी में क्या हो जाएगा, ना तो 2 आएगा ना तो 5 आएगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो आसान तो हो जाएगा। देखिए, ये सवाल आप लोगों को अपने जैसे एक सवाल हम बता दिए हैं, तो बाकी ये तीनों एक ही जैसी हैं, इसको अपने से करना है घर पर। ठीक है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, तो एक बार खुद से ज़रूर प्रैक्टिस करिए। अब जैसे ये लास्ट सवाल है, इसमें हम लोग को बस ये बताना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो परिमेय अपरिमेय कैसे होता है, ये ध्यान दीजिए। जैसे 43 दशमलव, यहाँ पर ये दशमलव लगा है, दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अगर दशमलव के बाद संख्या फिक्स है, तो ये संख्या क्या होती है, ये परिमेय होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। अगर इसको आपको अंश बटे हर के रूप में लिखना पड़ेगा सवाल नंबर 1 को, देखिए जैसे अगर सवाल नंबर 1 को, सवाल नंबर 1 क्या है, ये हम लोग दूसरी की पहली देख रहे हैं। ठीक है, लिखा है 43 दशमलव में। ठीक है, अगर इसको अंश बटे हर के रूप में लिखना होगा, कैसे लिखेंगे, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 बटे में। देखिए, दशमलव के स्थान पर 1 रखते हैं, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 5 4 9 है, तो इसके साथ में क्या करेंगे, 9 0 लगा देंगे। देखिए 4 3 7 2 9, बस यही क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 के बाद जो है ये दशमलव लगा है यहाँ पर, इसके बाद संख्या इनफाइनाइट तक गई है, और जब संख्या इनफाइनाइट तक जाती है तो ये क्या हो जाता है, अशांत और अनावर्ती, यानी कि ये जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला क्या है, अपरिमेय है, सीधी सी बात। ठीक है, सवाल नंबर थर्ड देखिए, इसके ऊपर बार लगा है, जिसके ऊपर बार लगा है उसके ऊपर हम बताए हैं परिमेय संख्या होती है, अशांत आवर्ती होती है। देखिए, इसको जो अभी अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले 43 लिखेंगे, फिर ये पूरी संख्याएं लिख लेंगे। देखिए, जितने के ऊपर बार लगा है, कितनी संख्याओं के ऊपर, 9 संख्याओं के ऊपर, 5 4 9, 9 संख्याओं के ऊपर बार लगा है, तो बस नीचे उतनी बार क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। बस यही क्या हो गया, यही इसका आंसर हो गया, इसके या पांतियों के रूप में हो गया, तो यही क्या हो गया आंसर। देखिए, हम लोगों ने क्या देखा है, चैप्टर 10th का वास्तविक संख्याएं हैं, 4 एक्सरसाइज की सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। बाकी अब आप लोग इसको सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, प्रैक्टिस। अगर मैक्सिमम इसमें से फंस जाएगा, कोई सवाल जैसे कि टाइप वाइज आती हैं, सब टाइप हम लोग कर लिए हैं। अब जैसे नंबर फर्स्ट एक पॉइंट ध्यान रखिए कि एक भी सवाल छोड़ना नहीं है पेपर में। अगर कोई सवाल नहीं भी आ रही है, बाई चांस ऐसा हुआ कोई सवाल समझ में नहीं आ रही है, तो उसे भी करके आना है। जैसे आप लोग ये चैप्टर 1 पढ़ लिए हैं, तो अब चैप्टर 1 से कोई भी सवाल है, अगर वो एक बात कुछ समझ में नहीं भी आ रही है, तो उसके स्थान पर कुछ ना कुछ करके आइए, पेपर में एक भी सवाल छोड़कर नहीं आना है। बस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक भी सवाल छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए बस। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर पे।